हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, क्लास फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले एक सप्ताह से हम लोग जो है वो थ्योरी जो है क्वेश्चन का थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वही हम लोगों का आज जो है आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो है क्लास फर्स्ट है और डे भी फर्स्ट है। ठीक है, इससे पहले और भी वीडियो बन चुका है और भी जितना क्लास है मिडवाइफरी का और फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, ये सारा कुछ तो आप लोग जो है जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग को एक नंबर बता रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, तो देखिए यहाँ में ज़्यादा 9 ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, चंदन सर का ये नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में क्या स्पेशल है, तो स्पेशल ये है कि जो भी थ्योरी कराया जाता है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है उसका आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका आप लोग जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइएगा। और प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइएगा तो जो भी आने वाली वैकेंसी है उसमें आप सभी का जो है अच्छा मार्क्स आएगा, जिससे परमानेंट वैकेंसी आएगा या फिर कंटेक्ट जो भी वैकेंसी आएगा तो उसमें आपका एक सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए आप लोग जो है वो पीडीएफ ज़रूर लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं कि क्या क्या हम लोग से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोग पहले जो है वो सब्जेक्टिव पढ़िए, थ्योरी क्लास कीजिए। उसके बाद जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ दिया जाएगा उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है वृद्धि और विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो यहाँ पे सारा चीज़ चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड का कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, ये सारा कुछ उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। याद रखिएगा, इस जो चैप्टर है ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वृद्धि क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में बढ़ोतरी के कारण शरीर एवं इसके अंगों के आकार, आयतन एवं द्रव्यमान में होने वाले सकारात्मक वृद्धि को परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, वृद्धि और विकास जो है वो दोनों और अलग अलग चीज़ है। वृद्धि होती है तो हम लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है, आँखों से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होती है तो उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे वृद्धि में हम लोग का क्या बढ़ता है, शरीर का आकार बढ़ता है। ठीक है, शरीर के अंगों का जो आकार होता है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे विकास का बात करें तो विकास में क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे जैसे कि क्या हो गया, माइंड डेवलपमेंट हो गया, सोचने समझने की क्षमता हो गया, ये सारा कुछ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमारे अगर बॉडी की बात करें फिजिकल रूप से तो वो ग्रोथ होता है। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा बोला जा रहा है कि कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में बढ़ोतरी के कारण, ठीक है, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, शरीर का जो अंग होता है उसका आकार कैसे बढ़ता है, जो सेल होती है वो डेवलप करता है। ठीक है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके और क्या करता है, वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करेगा तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी कोशिकाएं हैं, 5 है। लेकिन जब ये ग्रोथ करेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा तो यहाँ से 5 से क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10 हो गया, तो क्या हो गया, इसका सब क्या हो गया, आकार बढ़ गया। ठीक है,
द्रव्यमान और आयतन दोनों बढ़ गया, ठीक है। पहले देखिए 5 जो कोशिका थी इतना ही जगह में अटती थी, लेकिन अब ये 10 हो गई तो इतना जगह में अट गई, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान बढ़ा, ठीक है, तो आयतन भी बढ़ेगा। तो ये जो हम लोगों को दिखता है ना वो वृद्धि होता है, और जो नहीं दिखता है वो विकास होता है। दोनों में बस यही अंतर होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो है वो विकास क्या है। अब विकास के बारे में जानेंगे। बच्चों के जीवन में तंत्रिका तंत्र के परिपक्वन एवं तंत्रिका तंत्रु के चारों ओर माइलिन शीथ के निर्माण की प्रक्रिया को माइलिनेशन कहते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर जान लिए, लेकिन विकास कैसे होता है। वृद्धि तो हम लोग जान लिए कि कोशिका का संख्या बढ़ने से होता है, लेकिन विकास कैसे होता है। देखिए विकास क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के चारों ओर क्या होता है कि माइलिन शीथ के निर्माण को हम लोग यहाँ पे माइलेशन कहते हैं। लेकिन विकास कैसे होगा, कैसे काम करेगा, कैसे हम लोगों का विकास ज़्यादा बेटर तरीक़ा से होगा। तो हमारे शरीर में क्या होती है, तंत्रिका तंतु होती है, नर्वस फाइबर होती है, या फिर नर्वस सिस्टम बोल लीजिए। नर्वस सिस्टम क्या होती है कि वो मैच्योर होती है। तो हमारे विकास जो है, हमारे में विकास बढ़ता है, विकास होता है, हमें विकास की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन है वो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया विकास। अब यहाँ पे आप लोग को दे रहा है कि तंत्रिका तंत्रु के चारों ओर माइलिन शीथ की निर्माण। माइलिन शीथ क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं फिगर में। तो देखिए ये रहा आप लोग के सामने नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के ये जो चारों ओर कोटिंग होती है ना, ठीक है, ऊपर का लेयर आप लोग बोलिए, ठीक है, ऊपर का लेयर, उसी लेयर को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है कि ये करती है नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, जिससे कि ये क्षतिग्रस्त नहीं हो पाए और हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये देखिए यहाँ पे हेल्दी नर्वस सेल बताया गया है, जो कि यहाँ पे माइलिन शीथ जो है एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो गया है, यानी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये क्या हो गया कि ये एक अनहेल्दी नर्वस सेल है, ठीक है। तो माइलिन शीथ का आप लोगों से काम भी पूछ सकता है कि माइलिन शीथ क्या है। तो माइलिन शीथ क्या है कि ये नर्वस जो सेल होता है उसके ऊपर जो होता है एक प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये क्या करता है कि नर्वस जो सिस्टम होता है या फिर नर्वस सेल बोल लीजिए उसको रक्षा करने का काम करता है, ठीक है, और वृद्धि और विकास में मदद करता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि जो माइलिन शीथ होता है उसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइलिनेशन कहते हैं। ठीक है, माइलिनेशन याद रखिएगा। माइलिन शीथ के जो निर्माण होता है, ठीक है, माइलिन शीथ निर्माण होता है तो उसको हम लोग माइलिनेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं वृद्धि और विकास के चरण कैसे कैसे वृद्धि और विकास होता है। पहले चरण को क्या बोलते हैं, पहले क्या बनता है। ठीक है, जन्म के समय जो भी जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस में सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि एवं विकास यूँ तो गर्भाधारण से प्रारंभ होकर मुख्यतः किशोरा अवस्था यानी एडल्टेशनस की समाप्ति पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसकी मुख्य अवधि को कुछ उम्र समूह एवं उप समूहों में बांटा जाता है जिसे कि ग्रोथ पीरियड कहते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास को क्या हो कि कुछ जो है वो समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, पढ़ने में भी स्टडी करने में भी उसको इजी हो। ठीक है, तो इसी को जो अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है ना उसी को हम लोग ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन कौन सा ग्रोथ पीरियड है, हम लोग किसको कब क्या बोलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभी हम बताएंगे कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है जान लेते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, प्रसव पूर्व की अवस्था और गर्भधारण से जन्म तक हम लोग क्या क्या बोलेंगे ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जननिक या अंडाणु चरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कितने दिनों तक, जर्मिनेशन या फिर ओवम स्टेज बोलिए। ठीक है, अंडाणु चरण जो होता है वो कितने दिनों तक होता है। ठीक है, तो जो अंडाणु चरण होता है यानी ओवम स्टेज जो होता है वो गर्भाधारण हो जब से करली माँ तब से लेकर के 14 दिन। ठीक है, 14 दिन को हम लोग 2 सप्ताह बोल लेंगे। ठीक है, तो गर्भावस्था से 14 दिन तक बोलिए या फिर 2 सप्ताह तक के अवधि को हम लोग अंडाणु चरण बोलते हैं, अंडाणु चरण बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोग से अंडाणु चरण जो होता है वो कितने दिन तक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा गर्भधारण से 14 दिन तक या फिर 14 दिन को आप लोग 2 सप्ताह बोल लीजिए, बात तो वही है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे भ्रूणीय चरण। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो देखिए जैसे ही अंडाणु चरण 2 सप्ताह तक हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियोनिक चरण यानी कि भ्रूणीय चरण स्टार्ट होता है।
2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह यानी कि 2 मंथ तक, ठीक है। भ्रूणीय चरण को यहाँ पे या फिर ये भी पूछा जाता है कि भ्रूण जो है हम लोग कब तक बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रूण जो होता है 2 सप्ताह से लेकर के 2 मंथ तक के हम लोग काल को भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। जब भी माँ प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद क्या होता है कि उसका जब एग और स्पर्म मिल गया तो उसके बाद उसका वृद्धि होता है और विकास होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो जैसे प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद से लेकर के 14 दिन तक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाणु चरण बोलेंगे, ठीक है। ओवम स्टेज बोलेंगे। जैसे ही 14 दिन के बाद उसको हम लोग ओवम स्टेज यानी कि अंडाणु चरण नहीं बोल करके उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणीय चरण। या फिर अगर जब भी अगर उसका बात आता है 2 सप्ताह से लेकर के यानी 2 वीक से 2 मंथ तक के, तो उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूण यानी एम्ब्रियो बोलेंगे कि वो क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, वृद्धि एवं विकास हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये दिक्कत आ रही है, ये वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 2 सप्ताह से 2 मंथ तक के हम लोग उसको बोलेंगे कि भ्रूण बोलेंगे, ठीक है, एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो जैसे ही 2 सप्ताह से 2 मंथ उसके बाद हम लोग उसका क्या नाम चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे गर्भस्थ शिशु बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फीटल बोलते हैं, ठीक है, फीटल स्टेज बोलते हैं। तो 2 मंथ से लेकर के जन्म तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फीटल बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 मंथ ये समाप्त हो जाता है, 2 मंथ के एबव जाता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे उसको फीटल। याद रखिएगा ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये सारा टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब चीज़ याद करने वाली चीज़ है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही ये सारा कुछ थ्योरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सब का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जैसे कि आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये सारा कुछ PDF में इंक्लूड है कि यहाँ पे एम्ब्रियो स्टेज जो है कब से कब तक होता है। तो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि 2 सप्ताह से 4 सप्ताह, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, 2 सप्ताह से 10 सप्ताह, ये सारा कुछ ऐसा जो है ऑप्शन उसमें सेट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और उसमें आपका आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। आंसर आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा, उसमें आप लोग मैच भी कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, ये सारा कुछ आप लोग जान पाइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जान लिए गर्भस्थ शिशु, उसके बाद शिशु अवस्था, इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। या फिर इसको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि इन्फेंट हम लोग जो है वो कब से कब तक बोला जाता है। तो जन्म से 12 माह या 1 वर्ष तक इन्फेंट बोला जाता है, ठीक है। जन्म से 12 माह या फिर 12 माह को ही 1 वर्ष बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेंट का यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से 1 माह से एक जो है वो साल भी कहीं देता है, ये भी याद रखिएगा कहीं कहीं, क्योंकि जन्म से लेकर के 28 दिन तक उसको हम लोग नियोनेटल बोलते हैं, यानी नवजात शिशु बोलते हैं, ठीक है, नवजात बोलते हैं। जन्म से लेकर के 28 दिन तक, 28 दिन के बाद उसको हम लोग शिशु बोलते हैं, यानी कि इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे शिशु चरण देखिए, शिशु चरण अभी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे 1 मंथ, यहाँ पे माह जो है वो छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक यानी कि 1 वर्ष तक। उसके बाद क्या होता है, 1 से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं,
ठीक है, 1 से 6 वर्ष तक। टोडलर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1 से 3 वर्ष तक हम लोग उसको टोडलर बोलते हैं। 1 से 3 वर्ष तक टोडलर बोलते हैं। शाला पूर्व चरण 3 से 6 वर्ष पूर्व। शाला पूर्व यानी कि स्कूल जाने से पहले वाला चरण, तो 3 से 6 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड लड़कियों और लड़कों में दोनों ही अलग अलग होता है, ठीक है। लड़कियों में होता है 6 से 10 वर्ष और लड़कों में होता है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था भी दोनों में अलग अलग होता है। लड़कियों में होता है किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष और लड़कों में होता है 12 से 20 वर्ष। तो देखिए, लड़कियां जो होती है वो लड़कों के पहले ही क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। याद रखिएगा, ये सारा जितना स्टेज है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद क्या आ रहा है कि यौना आरंभ पूर्व या उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था चरण, ठीक है, 10 से 12 वर्ष तक, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था चरण इसको बोले, या फिर यौना आरंभ पूर्व यानी कि किशोरावस्था के पूर्व का काल। तो किशोरावस्था कब से शुरू होता है, 10 से 12 वर्ष क्या हो 10 से 19 वर्ष क्या होता है, लड़कियों में शुरू होता है। तो उससे पहले क्या हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था चरण, तो 10 से 12 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा और लड़कों में हो जाएगा 10 से 14 वर्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यौना आरंभ या मध्य किशोरावस्था चरण, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब लड़कियों में 12 से 14 वर्ष, लड़कों में 14 से 16 वर्ष। उत्तर यौना आरंभ या उत्तर किशोरावस्था चरण 14 से 19 वर्ष तथा लड़कों में 16 से 20 वर्ष। ये सारा कुछ डेटा आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ये आप लोग को PDF मिल जाएगा। इस पर चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और मिल जाएगा। आप लोग जो है वो याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। बहुत सारे शिशु में होता है वृद्धि और विकास नहीं होता है, या फिर किसी में कम होता है, ठीक है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में। तो ये सारी चीज़ें किस पे प्रभावित करती है, कौन कौन से कारक जो है जिससे कि ये होता है कि उसमें वृद्धि और विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, नहीं हो पाता है, कम होता है। आखिर इसका कारण क्या है ये हम लोग जानेंगे, इसका फैक्ट जानेंगे कि क्या है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो भिन्न भिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इन कारकों को जो है अलग अलग क्या किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो अनुवांशिक कारण है, ठीक है। अनुवांशिक कारण भी क्या करता है, आप सभी को पता है कि अनुवांशिक कारण क्या करता है कि वृद्धि और विकास को बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। अनुवांशिक कारण यानी कि जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर यानी कि आपके जो है अनुवांशिक यानी कि वंश पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे, ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है आपके भी रिलेशन पे, आपके भी क्या वृद्धि और विकास पे ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कि आपके मम्मी पापा लंबे हैं, नाटे हैं, कैसे है, ये सारा गुण जो है वो माता पिता से संतान में आता है। तो इस तरह से क्या करता है, अनुवांशिक कारक भी क्या करता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है वृद्धि और विकास में। चलिए जानते हैं आखिर कैसे। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को नवजात गुण या लक्षण कहते हैं। जैसे देखिएगा किसी किसी का बहुत ज़्यादा ही मैच करता है शक्ल, ठीक है, या फिर बॉडी लैंग्वेज, या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा करता है, किसी किसी का कम करता है, ठीक है। तो ये सारा गुण कहाँ से आया, उसके माता पिता से आया। कैसे आया, जीन से आता है, ठीक है। तो माता पिता में जो जीन होता है ना वो क्या है, अनुवांशिक क्या है, पदार्थ है। जीन एक अनुवांशिक पदार्थ है और उसी पदार्थ में ये डिपेंड करता है, उसी पदार्थ से डिपेंड करता है कि आखिर जो है वो जीन किस तरह से, कैसा जीन जो है वो आपके माता पिता से आया, ठीक है।
कौन सा जीन आया, ठीक है। अगर मम्मी पापा आपके गोरे हैं तो आप भी गोरे होइएगा, 100% ये नहीं है, लेकिन अगर है कि दोनों लोग गोरे हैं तो 99% केस में होता है कि उसके जो संतान होगी वो भी जो है गोरे ही उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ये सारा लक्षण जो है वो माता पिता से आता है। संतान में शारीरिक गठन यानी बॉडी बिल्ड, ऊंचाई, वजन, आकृति, त्वचा, आँख एवं बालों का रंग, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता आदि गुण से प्राप्त पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं एवं ये गुण संतान में माता पिता के काफ़ी संतान समान होते हैं। आप लोग देखिएगा किसी किसी के घर में जो है वो नीली आँख होती है, अगर किसी के घर में माता या पिता को, तो उसके किसी बच्चे को भी होता है, ज़रूरी नहीं है वो सारे में हो जाए। या फिर बालों का रंग जो होता है, जैसे किसी के घर में जो है अगर माता या पिता का वाइट बाल है या फिर ब्राउन है किसी भी कलर का, तो वैसे कलर जो है वो माता पिता से बच्चों में भी आ सकता है। अगर ज़्यादा ब्लैक है तो बच्चों का भी वो आ सकता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी के माता पिता क्या होंगे कि अगर ज़्यादा लंबे होंगे तो उनकी संतानें भी क्या होती हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है क्या होता है कि जीन के कारण होता है, आनुवंशिक के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जन्मजात लक्षण में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जीन, क्रोमोजोम, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो इसको भी हम लोग अब जानेंगे कि आखिर जीन कैसे जो है वो वृद्धि और विकास में कारक जो है वो प्रभावित है। माता पिता से संतान को प्राप्त असामान्य विकृति जीन संतान में कई विकारों जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, गैलेक्टोसीमिया, नाइफिल, कीटाणुनिया, हर्षभृंग रोग आदि को जन्म देते हैं। विकार बच्चों को वृद्धि एवं विकास में क्या होते हैं, बाधक होते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, जन्मजात रोग है। ये रोग अगर माता पिता किसी में से भी है तो बच्चों में भी क्या होती है, होने का चांस है, और ये अगर हो जाता है तो बच्चे की जो वृद्धि और विकास है उसमें वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं गुणसूत्रीय असामान्यता, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। गुणसूत्रीय असामान्यता यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो सामान्य कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो कोई अगर जन्मजात उसको बीमारी हो गया माता या पिता से तो गुणसूत्र क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, यानी नॉर्मल नहीं रहेगा। 46 के जगह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा या फिर 47 हो जाएगा, घट बढ़ जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र भी क्या करता है कि इफेक्ट डालता है वृद्धि और विकास पे। माता पिता से संतान को प्राप्त असामान्य गुणसूत्र संतान में कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम आदि। ये सिंड्रोम बच्चों के वृद्धि और विकास को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सारे सिंड्रोम के बारे में आप लोग को बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि नाम भले ही डाउन है लेकिन क्या हो जाता है कि इसका अप हो जाता है, क्रोमोजोम 47 हो जाता है, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम भी क्या है कि एक गुणसूत्रीय विकार है, ठीक है। टर्नर में क्या हो जाता है कि ये टर्नर में एक घट जाता है, 45 हो जाता है, ठीक है। पटाव जो सिंड्रोम होता है ये ज़्यादातर ये पटाव सिंड्रोम किसमें, कौन सा क्रोमोजोम इफेक्ट से होता है, 13वां, ठीक है। 13वां जो क्रोमोजोम होता है इसमें गड़बड़ी के कारण पटाव सिंड्रोम होता है। क्लिनीफेल्टर जो होता है ये मेल में होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाता है, क्लिनीफेल्टर में एक क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 46 की जगह कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए वृद्धि क्षमता हम लोग देखते हैं, ठीक है। वृद्धि क्षमता कैसे, क्या चीज़ होता है, किन कारकों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये अब हम लोग जानेंगे। बच्चों की वृद्धि क्षमता में प्रजातियों एवं लैंगिक विविधताएं पाई जाती है। कुछ प्रजातियों की वृद्धि क्षमता प्राकृतिक रूप से अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है।
देखिए, बच्चों की वृद्धि क्षमता में प्रजाति एवं लैंगिक विविधता पाई जाती है। कुछ प्रजातियों की वृद्धि क्षमता प्राकृतिक रूप से ही वो क्या होती है कि अधिक होती है। जैसे आप लोग ऊँट देखिए, ऊँट कितना ज़्यादा लंबा होता है और बकरी देखिए कितनी छोटी होती है। तो वो प्राकृतिक रूप से ही वैसा होता है, ठीक है। वो कितना भी चाहेगा तो ऊँट के बराबर नहीं होगा और ऊँट क्या हो जाएगा, बकरी के बराबर नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है वृद्धि, वो क्या होती है, प्राकृतिक रूप से भी कुछ चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है। सारा कुछ जीन पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि यूरोपीय देशों में निवास करने वाले नस्लों के लोग एशियाई लोगों से रहने वाली नस्लों के लोगों से अधिक लंबे, अधिक वजन वाले एवं मजबूत कद का, ठीक है, होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये प्राकृतिक के कारण होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से इनकी प्रजाति ही अलग अलग होती है, ठीक है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे एवं वजनी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़के जो है जन्म से ही लड़कियों से क्या होती है, अधिक लड़कियों की वृद्धि एवं वृद्धि क्षमता एवं वृद्धि का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे एवं वजनी होते हैं। लड़के जो है वो जन्म से ही लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं और ज़्यादा वजन के होते हैं। बीच के वर्षों में 10 से 12 वर्षों की उम्र में लड़कियों की वृद्धि दर लड़कों से अधिक हो जाती है एवं वे लड़कों से जल्दी विकसित होती है। किशोरावस्था के अंत तक लड़के पुनः लड़कियों से अधिक लंबे एवं वजनी होते हैं, ठीक है। लड़के क्या होते हैं कि जन्म के समय तो अधिक लंबे और उससे वजन होता है, लेकिन जो बीच का जो वर्ष होता है 10 से 12 वर्ष में, उस समय क्या होता है कि लड़कियों की वृद्धि और विकास अधिक तेज़ी से होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था तक वो लोग जाते हैं तो किशोरावस्था में क्या हो जाता है कि फिर से वो चेंज होता है, लड़के ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा उनसे वज़न में भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जन्म के समय लड़के क्या होते हैं कि लंबे जन्म होते हैं लड़कियों से, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट जो भी क्लास होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, उसका हम लोग करेंगे। आगे का जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग डेली जो है जब भी क्लास होता है आप लोग क्लास ज़रूर कीजिए, कम से कम आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, जिससे कि कुछ तो आप लोगों को सुन के याद होगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम आप लोग को कुछ तो ये होगा। और प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। थ्योरी आप लोग को पढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी क्लास कराया जाता है। तो खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं 87 89 69 42 29, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा। और ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए, PDF ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। PDF आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नया एग्ज़ाम के लिए नया पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ है, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।